दुख दर्द बांटने का हमारे पास वक्त नहीं है, और जो ऐसा कर ले वो लौंडा सख्त नहीं। तो बस मान लिया, अब कुछ नहीं बोलेंगे। परेशानी हुई, दर्द हुआ तो सह लेंगे। पर बचपन में चोट लगने पर तो रोए थे हम भी। अपना फेवरेट खिलौना टूटने पर माँ के आंचल में सोए थे हम भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौशाद अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रनगर के एक छोटे से कस्बे मीरापुर से आता हूँ और मीरापुर भी जाना जाता है जानसठ से, जानसठ मीरापुर। मेरा जन्म 1984 14 अप्रैल में हुआ था, रात में अराउंड 11:30 बजे के करीब। मेरी फैमिली में मेरा नंबर तीसरा है और मेरी फैमिली बताती है कि मेरे जन्म पर बहुत सेलिब्रेशन किया गया था, बहुत खुशियों का माहौल था मेरे घर में। मेरे पापा, मेरी मम्मी, होल फैमिली मेंबर्स, दे वर वेरी हैप्पी। और ये खुशी मेरी फैमिली की ज़्यादा दिन नहीं रही। मेरी लाइफ में पहला अक्टूबर जब आया, यानी कि जब मैं 6 महीने का था, मेरे पैरों पर पोलियो हो गया, पैरालाइज़्ड। और उस वक़्त दिन के 3:30 बजे थे, जब मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार उठाया और मैं सो रहा था। मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। जब तक ट्रीटमेंट हुआ, जब तक डॉक्टर को दिखाया, तब तक मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज़्ड हो चुकी थी। मैंने ऐसा सुना है अपने मम्मी-पापा से कि उस वक़्त मेरी सिर्फ़ ज़बान चल रही थी, वो भी सिर्फ़ कोई लिक्विड अपने पेट में ले जाने के लिए। अदरवाइज़ मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज़्ड हो चुकी थी। लाइक मैं एक मरे हुए मुर्दे की तरह था। साँस चल रही थी और ज़बान चल रही थी। मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाया, अलग-अलग ट्रीटमेंट कराए। ये मेरा ट्रीटमेंट जब मैं 6 महीने का था, तब से लेकर के मेरी लाइफ़ के तब तक चला, जब तक मेरे पापा ने मेरी ट्रीटमेंट के लिए, मेरी फैमिली ने मेरी ट्रीटमेंट के लिए अपना सब कुछ दाँव पे ना लगा दिया। ज़िंदगी जैसे ही शुरू हुई, ख़त्म हो गई। मैं जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, समाज को देखकर, लोगों को देखकर ये दर्द महसूस कर रहा था। क्योंकि कहते हैं कि जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं है, वही उसकी अहमियत जानता है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ट्रीटमेंट है, अगर उस ट्रीटमेंट और थेरेपी के बाद बच्चा ठीक होता है, तो सही है, अदरवाइज़ होल लाइफ़ ऐसे ही जाएगी। 24 आवर्स का समय दिया था डॉक्टर ने। मम्मी बताती हैं कि रात के 3 बजे, यानी कि अराउंड 30 घंटे बाद मेरी एक फिंगर में मूवमेंट आया था। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर ये जाना शुरू हुआ, तो ये जाएगा लेकिन कहीं न कहीं रह जाएगा, बॉडी के किसी पार्ट में रह जाएगा। उस वक़्त मेरे घरवालों की बस यही दुआ थी कि बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पे ना रह जाए, किसी ऐसी जगह पे ना रह जाए कि ये लाइफ़ सिर्फ़ एक कैलकुलेटिव लाइफ़ रहे, कागज़ों पे ही एक लाइफ़ रहे, रियलिटी में कोई लाइफ़ ही ना रहे। धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और 24 आवर्स तक मेरी बॉडी ने इम्प्रूव किया। लेकिन वही जो डॉक्टर ने कहा था, ये मेरे पैरों में रह गया। और मैंने ऐसा पढ़ा भी है, सुना भी है, और मेरे को मालूम भी है कि पोलियो का कोई इलाज नहीं है। फिर लाइफ़ ने जो अलग-अलग चैप्टर और अलग-अलग दुःख, दर्द, तकलीफ़ जो दी हैं, अगर एक-एक पेज को उठाया जाए, एक-एक लाइन को लाइफ़ की पढ़ी जाए, तो ज़िंदगी कंप्लीटली फिनिश हो चुकी थी। कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, मालूम ही नहीं था। सब बड़े हो रहे थे धीरे-धीरे मेरे फैमिली में, मेरे बहन-भाई बड़े हो रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। सब लोग स्कूल्स में एडमिशन लेने शुरू कर दिए, बट आई वाज़ देयर। मैं वहीं था, जहाँ मैं पैदा हुआ था। मेरे घर के बराबर में एक छोटा-सा मदरसा था, जहाँ मेरे डैडी ने मेरा सिर्फ़ इसलिए एडमिशन करा दिया कि ताकि थोड़ा-सा कुछ इस बच्चे को पता लग जाए। क्योंकि मेरे इलाज में, मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे पापा ने अपना फाइनेंशियली सब कुछ दाँव पर लगा दिया। और वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियली टूट गए थे कि अब उस फाइनेंशियल कंडीशन से उभर पाना नामुमकिन सा लग रहा था। मैं ऐसे हाथों पर, पैरों से चलता था, अपने ये पैर का पैंट ऊपर को करके, मेरे जो नी है, जो पैरों के जो फिंगर हैं, ये घिस-घिस करके ब्लड निकलता था, मवाद निकलती थी। खून में निकलते थे ये लोग। वो दर्द, वो पेन,
उस वक़्त ऐसा था कि मन करता था कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे मेरे रिलेटिव भी बोलते थे, मेरे कई दोस्तों ने मुझे ऐसा बोला कि अपंग होना सिर्फ़ फैमिली मेंबर का एक नाम का बंदा होता है, वो किसी काम का नहीं होता। लाइफ़ के 8 साल निकल गए, 92 में मेरे पापा को लगा कि पढ़ा देना चाहिए। पढ़ाया और मैं उस मदरसे में 5वीं तक पढ़ के मेरे सब स्कूल स्कूल फ्रेंड्स कोई कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम में, अलग-अलग स्कूल्स में निकल गए, मैं रह गया। फिर मेरे पापा ने मेरे को एक परचून की दुकान करा दी। छोटा-सा सामान रख कर के मैं उसी स्कूल के सामने बैठ गया, जिस स्कूल में मैं कभी पढ़ा था, जो कभी मेरे जूनियर हुआ करते थे। अब वो मुझे दुकानदार बोल कर के मुझसे टॉफ़ी, बिस्किट, ये सिलसिला काफ़ी दिन चला मेरी लाइफ़ में। मैंने उस समय समाज का देखा है कि समाज लोग आपको तभी स्वीकार करते हैं जब आपके अंदर कोई एबिलिटी हो, कोई क्वालिटी। ये 19 साल मेरी लाइफ़ का वो इम्तिहान, वो परीक्षा था, जिसको देना मेरे लिए एक बहुत टफ़ स्टेप बना। न जाने कहाँ से 1999 में एक मेरे पापा को किसी ने सजेशन किया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में कोई पोलियो का इलाज करता है। आप वहाँ अपने बेटे को ले जाइए और कुछ हो सकता है। 1999 में जो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, उससे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अब शायद कुछ हो सकता है। मेरे दोनों पैर मुड़ गए थे यूँ पीछे को, कंप्लीटली ब्लैक हो गए थे, लकड़ी लाइक। मुझे मेरे कई फ्रेंड्स ने, कई अपनों ने ये बताया है कि ऊपर वाला लकड़ी में भी जान डाल देता है। और मेरे तो पैर ही नहीं थे, लकड़ी थे। तो मुझे ये यकीन है और यकीन था कि ये सच है कि ऊपर वाला लकड़ी में जान डाल देगा। लेकिन उसके लिए जो एफ़र्ट थे, उसके लिए जो कोशिश थी, वो दरकार थी, वो करनी बहुत ज़रूरी थी। उस वक़्त मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरे को विशाखापट्टनम ले जा सकें। मेरे पापा ने ₹36,000, आज भी मुझे वो एग्ज़ैक्ट फ़िगर याद है, क्योंकि इस 19 साल में उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे ट्रीटमेंट पे लगा दिया था। और मेरे डैडी ने मुझे कहा था, "नौशाद, ये तेरे लिए मेरा आखिरी स्टेप है, क्योंकि इसके बाद मेरे और भी बच्चे हैं, मुझे उन पे भी ध्यान देना है।" उस आखिरी स्टेप में मैंने भी ये डिसाइड किया था कि अगर ये स्टेप सही जगह लगा, तो मैं दुनिया को वो करके दिखाऊँगा कि लोग हैंडीकैप, विकलांग और भी फिज़िकल अब्यूज़ जितने भी होते हैं, लोग वो शब्द की डेफ़िनिशन कंप्लीटली बदल देंगे। वो नहीं बदलेंगे तो मैं बदलूँगा। 1999 में न जाने कैसे किस-किस तरीके से मेरे डैडी मुझे विशाखापट्टनम ले गए। और उस वक़्त मम्मी-पापा का जो स्टेप था, वो देख कर के ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि शायद मैं बोझ बन गया हूँ अपनी फ़ैमिली के ऊपर। हम लोग विशाखापट्टनम गए, 2 महीने मेरा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। प्रेमा हॉस्पिटल, नम्रता मैम, उन्होंने मुझे कहा कि नौशाद, हमारा ऑपरेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपके पैर में जान डाल देंगे। हाँ, लेकिन हम आपके पैर को सीधा कर देंगे। लेकिन सीधा करने के पीछे जो परीक्षा, जो हार्ड पेन आपको झेलना पड़ेगा, अगर वो आप झेल ले गए, तो आपके पैर हम सीधा कर देंगे, उसमें क्लीपर हम लोग डाल देंगे। प्रेमा हॉस्पिटल में मेरे पैरों पे प्लास्टर चढ़ाया गया और उसके बाद मुझे लगनी थी 14 डिग्रियाँ। पैर कंप्लीटली ऐसे मुड़े हुए थे, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मेरे पैरों को ऐसा खींचा जाता था यूँ और बीच में लकड़ी लगा दी जाती थी, ये कितना बड़ा स्टेप। हर दिन मेरे पैर को 2 से 3 इंच सीधा किया जाता।
उस दर्द को मेरे पापा मेरे सामने खड़े होकर के बोलते थे और मुझे एक चीज़ बोलते थे कि बेटा तू शेर है। और मेरी मम्मी बहुत दूर चली जाया करती थी ताकि मेरे चीखने की आवाज़ ना आए, ताकि मेरा दर्द ना हो, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। 28 डेज़ मुझे लगे उन 14 डिग्रीज़ में और फाइनली मेरा पैर सीधा हो गया। डॉक्टर ने कहा कि पैर सीधा हो गया है, ये क्लीपर आप बच्चे को लगाइएगा और ये बैसाखी, इससे आपका बच्चा चल पाएगा। 1999 का लास्ट, 2000 का स्टार्टिंग, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये क्लीपर लगाया अपने पैर में, तो उस वक़्त एक कदम नहीं उठता था। मम्मी, पापा, बहन, भाई सब एक साथ मुझे एक-एक कदम लेकर के आगे चलते। तब मुझे अपने डैडी के, अपने पापा का वो वर्ड याद आया कि पापा ने कहा, "ये तेरी लाइफ़ में मेरे आखिरी स्टेप है, आखिरी कोशिश है।" और उस कोशिश को मैंने सही तरीके से लिया और मैंने उस लेवल का प्रैक्टिस किया कि मैंने सिर्फ़ 3 महीने में अपने पापा से कहा कि पापा आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। क्योंकि मैं मदरसे से था। मैं जैसे स्कूल में गया, मेरा एडमिशन हुआ, मैंने 6th और 7 स्किप कर दिया और मैं 8th स्टैंडर्ड में गया। मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि नाउन का डेफिनिशन क्या है? तो मुझे नाउन ही नहीं पता था ये शब्द क्या है? क्या कैसे है ये? कहाँ से आया? क्या शब्द है? मुझे नहीं मालूम था उस शब्द के बारे में। सर ने मुझे कहा कि ये हमारा मैनेजमेंट कूड़ा-कबाड़ा भर लेता है स्कूल में, आप मैनेजर ऑफ़िस में आइए। मैं मैनेजर ऑफ़िस में गया और मेरे को उन्होंने इंग्लिश से संस्कृत सेक्शन में डाल दिया। शाम में यही बात मैंने अपने पापा को बताई कि उन्होंने मेरे को संस्कृत सेक्शन में डाल दिया। मेरे डैडी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, जिसमें मैनेजर ने उनके सामने ये शर्त रखी कि ठीक है, अगर आपका बेटा हमारा एक टेस्ट पास कर लेता है, तो हम उसको इंग्लिश सेक्शन में रख लेंगे। मेरा टेस्ट हुआ और मैं फ़ेल हो गया। लेकिन ना जाने क्यों मैनेजर ने मुझे फिर भी इंग्लिश सेक्शन में ही रखा। 8th स्टैंडर्ड में लोग मुझे अंकल कह के चिढ़ाया करते थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था ऐज में। अक्सर मेरे क्लासमेट मुझे कभी-कभी अंकल बोला करते थे, तो मैं उसको गलत नहीं लिया करता। सीढ़ी पे चढ़ना, स्कूल जाना, क्लीपर लगने के 6 महीने बाद पता लगा कि क्लीपर चुभता भी है। उसने धीरे-धीरे मेरा पैर को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। मैं किसी तरीके से 8th स्टैंडर्ड को पास किया, 9th में गया। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी उस टाइम। ये मेरे को पता लग गया था कि इंग्लिश के बिना तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहनत किया, छोटी-छोटी चीज़ों को देखा, लिखने की खूब प्रैक्टिस की, कभी प्लेन पेज पर, कभी डबल लाइन पर, कभी इंग्लिश वाली लाइन वाली नोटबुक पर। अलग-अलग पेन से अलग-अलग तरीके से लिखने की कोशिश किया करता था। मैं खुद से बातें किया करता था। उस वक़्त मैं पूरी तरीके से पागल हो गया था। क्योंकि मेरे को पता था जो निगाह जो बिहेवियर में अपनों का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का अपने साथ देखा हूँ, मेरे को उसको चेंज करना है। मैंने यहाँ एक चेंज चेंज किया अपनी लाइफ़ में और चेंज ये था कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप कैसे दिखते हैं, बॉडी शेप आपका कैसा है, आप गोरे हैं, काले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाज आपको तभी एक्सेप्ट करेगा, तब आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। और मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे आज भी लगता है कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। क्योंकि जब मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझूँगा, हैंडसम समझूँगा, तो लोग मेरे को हैंडसम और स्ट्रॉन्ग समझने में मजबूर होंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं हाई स्कूल में गया और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास तो नहीं हुआ, बट फर्स्ट ईयर में मैं पहले ही साल में मैं हाई स्कूल पास कर गया। लेकिन उस वक़्त भी मुझे कई लोगों ने कहा कि इंग्लिश नहीं चल पाएगी आपसे। 12th में मैं 2 साल फिर बहुत लगातार मेहनत किया। उस मेहनत में बहुत ऊँच-नीच में देखा, बहुत लाइफ़ के स्ट्रगल वाले पॉइंट देखा, बट मैं रुका नहीं, चलता रहा क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। अब मुझे लोगों से शर्म नहीं आती थी कि लोग मेरे फिज़िकल अब्यूज़ को कैसे बोलते, फिज़िकल अब्यूज़ कर रहे हैं या लोग मेरे को क्या बोलते हैं या वो क्या कमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी मेरी लाइफ़ में। मेरी लाइफ़ में वही मेरे कानों में वही मेरे पापा की लास्ट लाइन गूँज रही थी कि तेरी लाइफ़ का लिया गया, तेरी लाइफ़ में लिया गया, ये मेरा आखिरी स्टेप है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में गया और 2009 तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
यहाँ आते-आते मेरे अंदर इंग्लिश का एक अजीब-सा इंसान पैदा होने लगा और मैंने अपनी लाइफ में फिर एक और चेंजेस लाया। देयर आर 2 थिंग्स, नॉलेज होना और बिहेवियर होना, ये 2 चीज़ है। आपके पास कितना नॉलेज है, ये एक अलग मसला है। आपका बिहेवियर कैसा है, ये अलग मसला है। अब मैंने अपने धीरे-धीरे बिहेवियर पे काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैं फिज़िकली कमज़ोर हूँ या मुझे किसी की सिम्पैथी चाहिए, ना। मैं बेचारा नहीं हूँ। मुझे ना किसी की वो रहम वाली निगाह नहीं चाहिए। मैं खुद को स्टैंड करूँगा, खड़ा। मैंने अपने बिहेवियर को अपना दूसरा स्टैंड बनाया। 2009 जब मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। 2009 मैंने गॉट अ चांस कि मैं एक अच्छा ट्रेनर बन सकता हूँ। मैं लोगों को इंग्लिश के लिए गाइड कर सकता हूँ। मैंने 2009 से इंग्लिश लाइन में कदम रखा। देन आई गॉट अ फर्स्ट चांस टू गेट रायबरेली। रायबरेली जिसको मैंने पहली बार सुना था 2009 में, मैं रायबरेली गया, वहाँ लोगों ने मेरे को हैंड टू हैंड लिया। मैंने रायबरेली में, आज मेरा रायबरेली में एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक स्कूल चल रहा है ब्रिटिश किड्स के नाम से। मैं आज हज़ारों लोगों को, रायबरेली के हज़ारों स्टूडेंट को इंस्पायर कर चुका हूँ, उनको इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ। एंड आई टोल्ड देम नथिंग इज impossible. Even impossible says itself. You change your eyes and see completely and properly. It is said that I am possible. रायबरेली में मुझे बहुत लोग मिले, मेरी किस्मत बदली, मेरे फ्रेंड बहुत सारे लोग अब मेरी लाइफ में आए। अब सबके नज़रिए चेंज हो गए। मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, सबके नज़रिए चेंज हो गए। मेरे कई दोस्त रायबरेली में हैं जिन्होंने मुझे कदम कदम पर इंस्पायर किया, हेल्प किया और मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। मेरे साथ आज भी इस स्टूडियो में किस्मत सर हैं जिन्होंने मुझे कदम कदम पर हेल्प किया। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है। एक लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। वो लाइन है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और गिरकर हौसला मत हार ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अभी बहुत कुछ लाइफ में बाकी है, अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। मैं यूट्यूब पर नौशाद इंग्लिश जोन के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ना है मेरे को, लाइफ में आगे जाना है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Do you want to speak fluent English? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं हैं, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।